नमस्कार दोस्तों। मम्मी इंस्पायर्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु है। मैं एक दुकान पर काम करता था। एक दिन मैं भूख से तड़प रहा था तो एक बच्ची मेरे पास आई और मुझे खाना देकर चली गई। मैं हैरान रह गया और मैंने खाना खाकर उस बच्ची का पीछा किया। जब मैं उसके घर में दाखिल हुआ तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उस बच्ची की माँ के साथ मेरा नाम हिमांशु है। मेरी उम्र 24 साल है। इस वक्त मैं गर्मियों की तपती दोपहर में अपनी दुकान पर कुछ ग्राहकों को सामान देने के बाद फ्री बैठा था। इस समय ग्राहक बहुत कम ही आया करते थे। कोई इक्का दुक्का ही लोग थे जो आ रहे थे। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो दोपहर के 3 बज चुके थे और अब तो मुझे भूख भी जोरों की लगी हुई थी। घर जाकर खाना खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि घर के नाम पर मेरे पास एक छोटा सा ही मकान था जिसमें रहने वाले लोगों को मेरे खाने पीने से कोई मतलब नहीं था। उन्हें तो बस मेरे मेहनत से कमाए हुए पैसों से ही मतलब था। और अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं दुकान बंद करके खाना खाने आया हूँ तो मेरी खटिया ही खड़ी कर देते। इसलिए मैं उठकर दुकान बंद करने लगा कि किसी होटल में खाना लेकर खाऊं। मैं अभी दुकान का शटर नीचे करने ही वाला था कि सामने से आती हुई एक मासूम सी बच्ची पर मेरी नज़र पड़ी थी। वह मेरी ही तरफ आ रही थी। मैं दुकान के बाहर खड़ा उसे देखने लगा कि शायद वह कोई चीज़ या सामान लेने आ रही हो। उसके हाथ में कपड़े से ढकी हुई कोई चीज़ थी, जो आते ही उसने मुझे देते हुए कहा कि ये खाना आपके लिए, ये मेरी माँ ने भेजा है। मैं हैरान था कि अभी मैं खाना लेने के लिए ही दुकान से निकला था और अभी अभी किसी ने मेरे लिए खाना भी भेज दिया। मैंने बच्ची से वह खाना लिया और उसका धन्यवाद किया और उसको कहा कि अपनी माँ को भी मेरी तरफ से धन्यवाद कह देना। मैं दुकान में बैठ गया और खाना खाने लगा। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बना था। मैं खाने से फ्री हुआ तो एकाएक करके ग्राहक भी आने लगे थे। मैं अपने काम में बिजी हो गया। दूसरे दिन फिर वही बच्ची खाना लेकर आई और बोली मेरी माँ ने भेजा है। अब रोज़ का यही सिलसिला चलने लगा। मेरे लिए रोज़ रोज़ वह बच्ची खाना लेकर आ जाती और मैं पेट भरकर खाना खा लेता। ऐसे ही कोई एक हफ्ता गुजर गया था। वह बच्ची रोज़ मेरे लिए खाना ला रही थी, लेकिन मैंने अब तक उससे नहीं पूछा था कि वह कौन है, उसकी माँ मेरे लिए खाना क्यों भेजती है। लेकिन आज ये सवाल मेरे दिमाग में आ ही गया था। और फिर दोपहर को ठीक उसी समय जब वह बच्ची खाना लेकर मेरी दुकान पर दाखिल हुई तो मैंने उससे बहुत ही प्यार से पूछा कि बेटा, आप कौन हो और आपकी माँ हर रोज़ मेरे लिए खाना क्यों भेजती है। तो बच्ची ने जो कहा उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। यानी मैं बिना कुछ जाने किसी और का खाना हर रोज़ खा रहा था, क्योंकि बच्ची ने कहा था कि मेरी माँ खाना मेरे पापा के लिए भेजती है, इसलिए मैं खाना आपके पास लेकर आ जाती हूँ। ये सुनकर तो मैं परेशान हो गया था। बच्ची 6 या 7 साल की ही होगी। बच्ची ना समझ थी, लेकिन कम से कम मैं तो समझदार इंसान था। मैं कैसे बिना पूछे किसी और का खाना खा सकता था, और वह भी पिछले 1 हफ्ते से लगातार खा रहा था। बच्ची का जवाब सुनकर शर्मिंदगी से मेरा सर झुक गया था। अब मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए जिनका खाना मैं रोज़ खा रहा था। मैंने उस बच्ची का हाथ पकड़ा, उसे दुकान से बाहर लाकर गली में ले आया। फिर पूछने लगा कि बेटा, आपके पापा की दुकान इस बाज़ार में कहाँ पर है? क्योंकि मुझे लगा था कि बच्ची अपने पापा को किसी दुकान पर ही खाना देने जाती होगी और रास्ता भूलकर हर रोज़ मुझे देकर जा रही थी। लेकिन उस बच्ची ने कहा कि मेरे पापा की दुकान इस बाज़ार में कहीं पर भी नहीं है। मैंने कहा, तो फिर आप किसके लिए और कहाँ खाना लेकर जाती है? तभी उसका जवाब यही था कि मैं खाना आपके पास ही लेकर आती हूँ, और मेरी मम्मी कहती है कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा पेट भर के खाना खाएं तो ये खाना मैं आपको देकर आऊँ। मैंने बच्ची को 1000 बार समझाया कि बेटा, मैं आपका पापा नहीं हूँ। आपकी माँ आपके पापा के लिए खाना देती है तो आप वहीं पर खाना पहुँचा दिया करें। लेकिन हर बार बच्ची खाना मेरे पास ही लेकर आती रही और कहती कि मेरी माँ ने आपके लिए खाना भेजा है। अब मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मैं पहले ही कई बार खाना खाकर शर्मिंदा था। इसलिए आज जब वह बच्ची खाना देने आई तो मैंने सोच लिया था
कि इस बच्ची के घर जाकर पता करूँगा कि उसकी माँ किसके लिए खाना भेजती है, क्योंकि बच्ची हर रोज़ ही शायद रास्ता भूलकर खाना मेरी दुकान पर ला रही थी। उसके घर वालों को इस बात का पता भी नहीं होगा कि 6 साल की बच्ची थी, इसलिए उससे गलती होना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस बार मैंने खाना लेने से मना कर दिया तो बच्ची अपनी आंखों में आंसू भरकर वहीं खड़ी रही और बोली, जब तक आप खाना नहीं लेंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी। मजबूरन मुझे उस बच्ची के हाथ से खाने की प्लेट लेनी पड़ी, लेकिन मैंने वह खाना खाए बिना ही टेबल पर रख दिया। वह बच्ची वापस जाने लगी तो मैंने भी वह खाने की प्लेट उठाई और उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर के बाद वह बच्ची एक घर में घुस गई तो मैंने भी डोरबेल बजाकर किसी के बाहर आने का इंतज़ार किया और थोड़ी ही देर के बाद लगभग 23 से 24 साल की खूबसूरत सी लड़की दरवाजे पर आई तो मैंने उसे कहा कि आपकी बच्ची हर रोज़ किसी गलत फहमी के चलते मेरी दुकान पर मुझे खाना दे जाती है। ज़रूर वह खाना अपने पापा के लिए लेकर जाती है, लेकिन गलती से मेरी दुकान पर देकर चली जाती है। मैंने कई बार बच्ची से कहा भी है कि तुम गलत जगह खाना देती हो, लेकिन वह जिद करके खाना रख जाती है। मैंने उस लड़की से कहा कि आप मुझे बता दे कि बच्ची के पापा की दुकान कहाँ पर है, मैं उन्हें खाना पहुँचा देता हूँ। वह लड़की चुपचाप खड़ी मेरी बातें सुन रही थी। जब मैंने अपनी बात खत्म की और चुप हो गया तो उसने कहा कि कोमल के पापा इस दुनिया में नहीं हैं, वह मर चुके हैं। आसपास कोई मंदिर नहीं है जिससे कि मैं अपनी बच्ची से वह खाना किसी गरीब को दिलवा सकूं। मेरी बेटी के पापा की आत्मा को सुकून मिल सके, इसलिए मैं यह खाना किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। मैं काफ़ी दिनों से आपको देख रही थी कि आप होटल से खाना खाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको घर का बना हुआ खाना दे दिया जाए। आपकी भूख भी मिट जाएगी और मेरी बेटी का भी दिल बस जाएगा, क्योंकि कोमल अभी मासूम है। जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो ज़रूर कहती है कि मम्मी हम तो खाना खा रहे हैं, लेकिन पापा कहाँ खाना खाते होंगे। बस उसी का दिल रखने के लिए और कुछ अपने पति की आत्मा की शांति के लिए मैं यह खाना आपके पास पहुंचा देती हूँ। बच्ची के अनाथ होने के बारे में मैंने सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था। मैं चुपचाप वापस चला आया। मैं अपनी दुकान पर आकर बैठ गया, लेकिन मैं अपने दिमाग से उस बच्ची और उसकी माँ के ख्याल को निकाल नहीं पा रहा था। ना जाने उसके पति को क्या हुआ होगा। इस भरी जवानी में वह औरत विधवा बनी थी। मेरा दिन पूरा इन्हीं में गुजर गया था। दुकान पर भी काम में दिल ना लगा और ग्राहक भी ज़्यादा नहीं आ रहे थे, तो मैंने दुकान जल्दी ही बंद की और घर आ गया। घर पहुंचकर भी मैं अपने कमरे तक ही पहुंचा था कि तभी मेरी सौतेली माँ ने मुझे देखा और जल्दी से मेरे वापस लौटने की वजह पूछी। मैंने कहा आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए दुकान जल्दी बंद कर दी। उन्होंने मुझसे पैसे लिए और गिनकर अपने पास रख लिए। यही मेरी ज़िंदगी की रूटीन था। मैं सुबह उठकर दुकान पर चला जाता और पूरे दिन की कमाई लाकर अपनी सौतेली माँ के हाथ पर रख देता था। इस घर का अकेला कमाने वाला मैं ही था। मेरे पापा को लकवा मार गया था। वो बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। वह जब ठीक थे तो उन्होंने ही दुकान खोली थी, जो हमारे घर का अब रोजी रोटी का जरिया थी। अचानक से ही पापा को लकवा मार गया था। तभी से ही दुकान बंद करना मतलब भूख को मार देना है। मैं उस समय कम उम्र का था, फिर भी मेरी सौतेली माँ के कहने पर पढ़ाई छोड़कर मैंने दुकान संभाली और तब से अब तक बस दुकान पर ही होता था। मेरी ज़िंदगी घर से दुकान और दुकान से घर तक ही चल रही थी। 17 साल की उम्र से दुकान संभालते संभालते आज मैं 24 साल का हो गया था और इतने लंबे समय में मैंने एक भी दिन कोई छुट्टी नहीं की थी और ना ही कहीं और जाने का सोचा था। इसी तरह कमाने को मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। इसके अलावा ज़िंदगी के किसी सुख दुख से मेरा कोई वास्ता नहीं था। मैं छोटा था तो मुझे किसी रिश्ते का कुछ पता नहीं था। मैं कब अनाथ हुआ ये भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी माँ की शक्ल तक याद नहीं थी। बस अपनी सौतेली माँ के मुंह से ये हमेशा सुना था कि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ। मेरे अलावा पापा की एक और औलाद थी, वह मेरी सौतेली बहन थी। वह शहर में किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रही थी। कभी कभार वह घर आ जाती तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। घर में सुबह बिना कुछ खाए पिए
मैं निकल जाता और रात को 10 से 11 बजे तक घर आता था और तब भी मेरे लिए घर में खाने को कुछ भी मौजूद नहीं होता था। सौतेली माँ जो भी पकाती सिर्फ खुद खाती और पापा को खिलाती। मेरे लिए तो चलो यही बहुत था कि वे मेरे पापा का ख्याल रख रही थी, वरना वह तो पापा को अपने ऊपर बोझ ही समझती थी। मैं पापा की खातिर इस घर का खर्चा उठा रहा था, जिसमें मेरी सौतेली माँ और बहन भी आती थी। मैं हर रोज़ 7 से 8 हज़ार रुपये लाकर सौतेली माँ के हाथ में रख देता था, लेकिन फिर भी उनके अनुसार मैंने उन लोगों के लिए क्या ही किया था। पापा अपने कमरे में पड़े रहते थे। उनसे मेरा मिलना भी उनकी पत्नी की अनुमति से ही होता था। अगर वह चाहती तो ही मुझे पापा के कमरे में जाने की अनुमति देती थी। अगर ना चाहती तो हफ्ता हफ्ता भर मैं अपने आप पापा की शक्ल भी नहीं देख पाता था। मुझे बचपन से ही उनके आगे कोई भी सवाल करने की आदत नहीं थी, और फिर ये आदत भी मेरे पापा ने ही तो डाली थी। मेरी सौतेली माँ पापा की बहुत चहेती थी, तभी मुझे उनके सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। अपनी सौतेली माँ को देखकर मुझे उस लड़की का ख्याल आ गया जो अपने पति के मरने के बाद भी उसकी आत्मा की शांति के लिए खाना भेजती थी। और यहाँ मेरा बाप जिंदा होते हुए भी एक एक रोटी का मोहताज था। कितनी वफादार थी वह औरत अपने पति के प्रति, जो छोटी बच्ची के हाथ से अपने पति के हिस्से का खाना मुझे भेज देती थी। काश मेरी माँ की मौत के बाद मेरे बाप को भी कोई ऐसी वफादार पत्नी मिली होती, तो आज उस घर में पैसे के अलावा इंसानों की भी कुछ कद्र होती। रात तक यही सब बातें सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई थी। अगले दिन रूटीन के अनुसार मैं कमरे से निकलकर दुकान पर जाने लगा। तब सौतेली माँ ने सामने से आकर मुझसे कहा कि दुकान पर आजकल तुम्हारा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इसलिए तुम जल्दी दुकान बंद करके घर आने लगे हो। जानते भी हो कि तुम्हारे अलावा कमाने वाला दूसरा इस घर में कोई और नहीं है। तुम मर्द हो और ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जो कुछ भी चाहिए वह तुम ला कर दो। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे कंधों पर ये बोझ डाला है, वरना मैं तुमसे 1 रुपए तक नहीं मांगती। मैं उनसे ज़्यादा किसी बात पर बहस नहीं करता था, इसलिए मैंने हाँ में सिर हिला दिया और बोला कोशिश करूँगा कि आगे से आपको कुछ पैसे ज़्यादा दे सकूँ। तब उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मेरी बेटी अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रही है और उसके वापस आते ही मैं उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दूंगी। उसकी शादी के लिए भी तुम्हें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आखिर वह तुम्हारी बहन है और तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि रिश्ता पक्का होने से पहले ही मैं उसके लिए कुछ दहेज का इंतज़ाम कर सकूँ। अगर तुम पैसों का इंतज़ाम कर सकते हो तो कुछ 1-2 लाख रुपए का इंतज़ाम कर देना। उनकी इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं 1 लाख भी इकट्ठे नहीं कर सकता था। इसलिए मैं चुपचाप घर से निकल आया और दुकान पर बैठा सोच रहा था कि मेरी बहन मुझसे 5 साल छोटी थी। उसकी शादी का ख्याल तो मेरी सौतेली माँ को आ गया था, लेकिन मेरा घर बसाने की मेरी माँ ने कभी सोचा भी नहीं था। आज दुकान पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, क्योंकि त्योहार का मौसम चल रहा था और मेरी कपड़े की दुकान थी। लोगों को सामान देते देते मुझे पता ही नहीं चला कि कब वह प्यारी सी बच्ची मेरे लिए खाना लेकर आ गई थी और कितनी ही देर से मेरे फ्री होने का इंतज़ार कर रही थी। अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ गई तो मैं चौंक गया। मैंने उससे पूछा कि तुम कब आई? तो उसने बताया कि आधा घंटा हो गया है। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया और फिर उससे खाना लेकर मैंने दुकान का शटर गिरा दिया, वरना लोगों की इतनी भीड़ जमा हो रही थी कि मैं खाना खा भी नहीं पाता। खैर, खाना खाकर मैं फिर से काम में लग गया था। शाम के टाइम दुकान से भीड़ थोड़ी कम हुई तो मैं फ्री होकर दुकान पर बैठा हुआ था, और तभी मेरी नज़र बाहर गली में चलती हुई कोमल और कोमल की माँ दिखी, जो तेजी से चलकर कहीं जा रही थी और कोमल को अपनी गोद में उठाए हुए थी। उसे देखकर मैं परेशान हो गया और मैं फ़ौरन अपनी दुकान से बाहर निकल आया और उसे रोककर पूछा, क्या बात है? उस लड़की ने बताया कि मेरी बेटी बुखार की वजह से बेहोश हो गई है। मैं उसे लेकर अस्पताल जा रही हूँ। मैंने करीब ही एक दोस्त से मोटरसाइकिल ली और कोमल और उसकी माँ को बैठने का कहा। हम 5 मिनट के अंदर ही अस्पताल पहुँच गए थे, जहाँ फ़ौरन कोमल का इलाज शुरू हुआ था और थोड़ी ही देर में उसका बुखार भी उतर चुका था। उसकी माँ लगातार रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी
उसने मेरा भी धन्यवाद किया तो मैंने इस बात को अपना फ़र्ज़ बताकर उसे शर्मिंदा होने के लिए मना कर दिया। फिर दोनों को मोटरसाइकिल पर घर छोड़ने भी गया। कोमल की माँ ने मुझे अंदर आकर चाय पीने का ऑफ़र भी किया, लेकिन मैंने कहा कि अभी नहीं, आप बच्ची का ख्याल रखें, मैं फिर कभी चाय पी लूँगा। मैं वहाँ से निकल आया और अपने घर आ गया। सौतेली माँ ने कहा, तुम कहाँ रह गए थे? मैंने दुकान पर लड़का भेजा, लेकिन दुकान बंद थी। तुम्हारे बाप की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई थी। अंदर डॉक्टर मौजूद था। मैं फ़ौरन भागकर पापा के पास पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि पापा कुछ ही पल के मेहमान हैं, उन्हें इस बार हार्ट अटैक आया है। कुछ देर के बाद पापा इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर जा चुके थे। पापा के अंतिम संस्कार से फ्री होकर मैं कुछ दिन घर पर ही रहा था। अब मेरा दुकान खोलने और काम करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। पापा की मौत का ऐसा गम लगा था जिसका बोझ दिल से नहीं उतर रहा था। मेरी सौतेली बहन भी कॉलेज छोड़कर घर आ चुकी थी। सौतेली माँ हर वक्त मुझसे पैसे मांगती रहती और मुझे घर की बनी चाय का एक कप भी नहीं देती थी। एक हफ्ता मेरा घर पर ही गुजरा था। एक हफ्ते के बाद मेरी सौतेली बहन के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए थे। उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़का पसंद भी कर लिया था। पापा की मौत के दूसरे ही हफ्ते में मेरी बहन की शादी करने का फैसला भी कर लिया गया था। शादी के लिए मेरी माँ ने मुझसे एक मोटी रकम की डिमांड रख दी, लेकिन मैं इतनी रकम कहाँ से लाता। इसलिए हमने एक दूसरे के मशवरे से दुकान बेच दी और उससे मिलने वाली रकम से मेरी बहन की शादी का इंतज़ाम भी हो गया। मेरी बहन की शादी दूसरे शहर हुई थी। शादी के बाद मेरी बहन ने अपनी माँ को अपने पास ही बुला लिया और मैं घर पर अकेला रह गया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि कुछ लोग घर पर मकान खाली करवाने के लिए आ गए और तब मुझे मालूम हुआ कि दुकान के साथ साथ उन्होंने ये घर भी बेच दिया था और धोखे से दुकान के नाम से घर के कागजात भी मुझसे दस्तखत करवा लिए गए थे। अब मेरे पास घर खाली करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। घर और दुकान दोनों मुझसे छीन चुके थे। मुझे दुकान बंद किए 1 महीना गुजर चुका था। एक दिन जब मैं मजदूरों से दुकान का सामान निकलवा रहा था कि तभी वही बच्ची मेरे पास आई और बोली, अंकल आप कहाँ रह गए थे? मैं रोज़ खाना लेकर आती थी, लेकिन आपकी दुकान बंद देखकर वापस चली जाती थी। मैंने कोमल को गोद में उठाया और उसे बताया कि अब ये दुकान मेरी नहीं रही और ना ही मेरा घर यहाँ है। मैं कहीं और चला जाऊँगा। अब तुम मेरे लिए खाना लेकर मत आना। वह बच्ची एकदम से आंखों में आंसू भर लाई और फिर वापस चली गई। थोड़ी देर बाद वह फिर से वापस आई और कहने लगी कि मम्मी कह रही है आपने उस दिन चाय पीने का वादा किया था, लेकिन आप नहीं आए। मैंने सोचा चलो जाते जाते ये वादा भी पूरा कर लेता हूँ। मैं उनके घर चाय पीने चला गया। मैं गया तो कोमल की माँ मेरे लिए चाय बनाने किचन में चली गई थी। फिर बातों बातों में मैंने बच्ची से पूछा, आप लोग कहाँ से हैं? क्या यहाँ पर आप लोग किराए पर रहते हैं? कोमल बताने लगी कि मेरे पापा की डेथ हुई तो घर वाले मेरी माँ से बहुत लड़ते थे, इसलिए माँ घर छोड़ आई है। इतने में कोमल की माँ चाय लेकर आ गई थी और अपनी बेटी को बातें बताते देखकर पूछने लगी, अंकल से क्या बातें हो रही थी? कोमल की माँ ने मेरा धन्यवाद किया कि मैंने उस दिन उनकी मदद की थी, लेकिन मैंने कहा आप मेरे लिए हर रोज़ खाना भेजती थी, इस बात के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कहा कि उस खाने को भेजने की मेरी नीयत सिर्फ अपने मरे हुए पति को पुण्य पहुँचाना है, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। चाय खत्म करने तक मैंने उसे बता दिया था कि मेरा घर बिक चुका है, इसलिए मैं ये मोहल्ला और ये गांव छोड़कर कहीं दूर जा रहा हूँ। मैंने उसे अपनी ज़िंदगी की कहानी भी सुना दी थी, लेकिन फिर अपनी कहानी बताने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। जी चाहा कि यूं अकेली औरत होते हुए अनजान मोहल्ले में आकर बसने की वजह पूछूं, इसलिए मैंने ये सवाल कर ही दिया। फिर उसने बताया कि ये कहानी बहुत ही लंबी है, अगर आपके पास समय है तो सुन ले। मैंने कहा ज़रूर, आप सुनाइए। तब वह बोली, मैं भी आपकी तरह ही ज़माने की सताई हुई हूँ। मेरा नाम अनन्या है। मेरे माँ बाप के मरने के बाद उस समय मैं सिर्फ 10 साल की थी और दोनों ही एक साथ किसी हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे और मुझे इस बेदर्द दुनिया के जुल्मों सितम सहने के लिए छोड़ गए थे। मेरी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी दर्द हाल में मेरे चाचा ने उठाई थी, लेकिन उनके साथ मैं कुछ 3 महीने ही रह सकी थी, क्योंकि चाची मुझसे छोटी सी उम्र में भी घर के सारे काम करवाती थी
और मुझे काम ना आता तो बहुत मारती थी। एक दिन चाची की मार से जब मैं बेहोश हो गई तो ये खबर मेरे मामा तक पहुंच गई। माँ की मेरे मामा के साथ बहुत बनती थी, भाई बहन में बहुत मोहब्बत थी, इसलिए मामा को मुझ पर दया आई और वह मुझे अपने साथ ले आए। मामा के घर आकर कुछ दिन सुकून से गुजरे थे कि मामी ने भी चाची वाले रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। 12 साल की उम्र तक पहुंचकर ही मैंने सारे काम करना सीख लिए थे। 12 साल की उम्र तक खाना बनाने से लेकर कपड़े बर्तन झाड़ू वगैरह सब मेरे ऊपर आ गया था। धीरे धीरे मामा को भी मेरे काम करने से कोई परवाह नहीं था। मामी का कहना था कि इस उम्र में ये सब लड़कियों को घर का काम सिखाने के लिए करवाना पड़ता है। 14 साल की थी तब मामा के बड़े बेटे के रिश्ते की बात चली। जब अखिल भैया को देखने लड़की वाले आए तो अखिल भाई की सास ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। हालांकि उस समय सिर्फ 14 साल की थी, लेकिन मेरी खूबसूरती ही कुछ ऐसी थी कि कोई भी मुझे देखता तो दंग रह जाता और मेरी खूबसूरती को देखते हुए उन्होंने मुझे अपने बेटे रोहित के लिए पसंद कर लिया। हालांकि उस समय रोहित की भी उम्र ज़्यादा नहीं थी, वह सिर्फ 16 साल का था। लड़की वालों ने बदले में मेरा हाथ मांग लिया और मामी के बड़े लड़के के साथ साथ मेरी भी उस घर में मंगनी हो गई। लेकिन अखिल भाई की तो शादी की उम्र थी, इसलिए उनकी शादी की तारीख भी जल्दी ही तय हुई और मैं छोटी थी और रोहित की उम्र भी कम थी, इसलिए हमारी शादी कुछ सालों बाद होनी थी। मेरा ससुराल बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत प्यार मिल जाता था। मेरी ननद जो मेरी मामी की बहू थी, उन्हें मैं भाभी ही बुलाती थी, वह भी मेरे साथ बहुत अच्छी थी। वह घर में आई तो मुझ पर से काम का बोझ कुछ कम हुआ था। वह खुद ही मेरी मदद कर दिया करती थी, जबकि मेरी मामी उससे भी कहती थी कि अनन्या काम करने में बहुत माहिर है, तुम खुद को तकलीफ मत दिया करो। लेकिन भाभी बहुत अच्छी थी, वो मामी को पलटकर कुछ ना कहती, लेकिन मेरी मदद भी कर देती थी। हमारी ज़िंदगी यूं ही खुशी से गुजर रही थी। मैं 18 साल की हो चुकी थी। रोहित अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था और मुझे देखकर उसके चेहरे पर चमक आ जाती थी। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन घर में इतनी आज़ादी नहीं थी। हम एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ जाते और बातें कर लेते, इसलिए हम दोनों अक्सर छुपकर बात कर लिया करते थे, जिसमें भाभी की भी भरपूर मदद मिल जाया करती थी। वो मेरी ज़िंदगी के बहुत ही खूबसूरत दिन थे। वह आता तो मेरे लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ लेकर आता था। मेरी होने वाली सास भी मेरे लिए तोहफे वगैरह और खाने पीने की चीज़ें भेजती रहती थी। मुझे अपनी ससुराल का बहुत प्यार मिल रहा था, लेकिन किस्मत खराब थी। शादी के 6 साल बाद भाभी को भगवान ने खुशी दी थी और उनकी डिलीवरी के आखिरी दिन चल रहे थे। वह अपने रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल जा रही थी और गाड़ी में सिर्फ भाभी अपने पति के साथ ही मौजूद थी। जब एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट में भाभी और भाई बहुत बुरी तरह जख्मी हुए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां भाभी का ऑपरेशन हुआ। बच्चा तो बच गया, लेकिन अफसोस की वह इस दुनिया से चली गई। भाभी के साथ साथ मेरी होने वाली ननद भी थी वह, और उनका बच्चा होते ही अनाथ हो गया था। मुझे अपने खुद अनाथ होने के दिन याद आने लगे थे, तो मैंने उस मासूम बच्चे को गले से लगा लिया। भाभी की मौत का भैया को कुछ पता नहीं चला था, क्योंकि वे अस्पताल में थे और अभी तक बेहोश थे। भैया के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हुए थे और जब तक वे पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, सबने यही सोचा था कि भाभी के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताना है। और फिर कुछ दिन के बाद एक बहुत ही बुरी खबर आई कि वह यह थी कि भैया की एक टांग डॉक्टर को काटनी पड़ी थी। वह हमेशा के लिए एक पैर से अपाहिज हो चुके थे। यह सुनकर तो हमारे घर में मौत से भी बड़ा मातम मच गया था। हंसते खेलते घर में हर तरफ खामोशी फैल चुकी थी। जो कोई जहाँ होता वहीं पड़ा रहता, ना कोई हंसता था ना कोई बोलता। यहाँ तक कि खाने पीने का भी किसी को होश नहीं था। मैं उस मासूम नन्ही सी जान को हर समय गोद में लिए फिरती रहती और ये देखकर ना जाने कब मेरी मामी के दिल में ये ख्याल आया कि मेरी मंगनी तुड़वा दे और हमेशा हमेशा के लिए मुझे इसी घर में रख ले, जिससे कि मैं उनके अपाहिज बेटे और उनकी पोती की देखभाल करती रहूं। क्योंकि बच्ची मुझसे काफ़ी घुल मिल चुकी थी, लेकिन मैं रोहित से बहुत मोहब्बत करती थी। ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मेरे मामा को मुझ पर दया आई, लेकिन मामी ने अपने पति की एक ना सुनी और मेरे ससुराल वालों को
साफ साफ मना कर दिया कि हम ये रिश्ता ख़त्म करते हैं। वह लोग नाराज़ होकर चले गए थे। फिर एक दिन मामा ने मुझे पास बुलाकर कहा, अनन्या, क्या तुम अपने मंगेतर से शादी करना चाहती हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। तो मामा ने फ़ौरन फ़ोन करके रोहित को बुला लिया और हम दोनों की शादी एक मंदिर में जाकर करवा दी और फिर मुझे उसके साथ चोरी छुपे विदा कर दिया। इस बात की मेरी मामी और उसके बेटे को खबर तक नहीं हुई थी और उन दोनों ने यही समझ लिया कि मैं घर से भाग चुकी हूँ। मुझे भाभी की मासूम सी बच्ची छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मामा ने मुझे तसल्ली दी कि हम इस बच्ची को अच्छी तरह से रखेंगे, इसलिए मैं वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली आई थी। लेकिन इस तरह चोरी छुपे शादी करने के बाद मुझे अपने ससुराल में वह प्यार और सम्मान नहीं मिल सका जो एक बहू को मिलता है। जब तक रोहित जिंदा थे बस ससुराल में गुजारा हो रहा था। मेरे पति एक फौजी थे जो अक्सर अपनी ड्यूटी के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे और मुझे सास और बाकी घर वालों से तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी। रोहित को ड्यूटी पर गए हुए 1 महीना गुजर चुका था। जल्दी ही वह छुट्टी लेकर घर वापस आने वाले थे, लेकिन एक दिन उनके वापस आने से पहले ही यह खबर आ गई कि आतंकवादियों से लड़ाई के दौरान वह शहीद हो गए हैं। ये खबर सुनते ही मेरी सास मुझ पर बरस पड़ी कि तू ही मनुष्य है जिससे शादी करके मेरा बेटा मरा है। ये सब यकीनन उस मासूम बच्चे की बद्दुआ है जिसे तुम छोड़कर आई हो। पति की मौत का सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। ऊपर से घर में होने वाली इस रोज़ रोज़ की चिल्लम चिल्ला से परेशान होकर मैं अकेली रहने लगी थी। पति की मौत के 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। अब मेरे ऊपर एक नन्ही सी जान की जिम्मेदारी भी आ गई थी, इसलिए मैंने खुद को संभाल लिया। बेटी की पैदाइश तक ससुराल वालों ने बड़ी मुश्किल से मुझे अपने घर में रखा था, लेकिन जैसे ही मैंने एक बेटी को जन्म दिया तो मुझे घर पर रखने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने ज़िंदगी के 3 साल वहाँ जानवरों की तरह रहकर गुजारे थे। लेकिन जब मैं और ज़्यादा सह ना सकी तो मजबूरन मुझे वह घर छोड़ना पड़ा और फिर मैं वापस अपने मामा के घर गई थी। लेकिन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि मेरे मामा भी इस दुनिया से जा चुके थे और मामी ने अपने बेटे की शादी एक विधवा औरत से कर दी थी। लेकिन उस औरत ने मेरी मामी को भी घर से निकाल दिया था और अपने अपाहिज पति और उसकी बच्ची पर बड़े जुल्म करती थी। मैं खुद मजबूर और लाचार थी। मैं भला किसकी क्या मदद कर सकती थी, इसलिए अपना सा मुंह लेकर मैं वहाँ से भी निकल आई थी। यहाँ इस मोहल्ले में किराया का मकान लिया और अपने पति की मिलने वाली पेंशन पर गुजारा करने लगी। मुझे उस औरत की कहानी सुनकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ था। वह तो मुझसे भी ज़्यादा मजबूर थी। मैं वहाँ से जाने लगा तो कोमल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने कहा कि अंकल, आप कहीं मत जाइए ना, आपके पास भी तो घर नहीं है, आप हमारे साथ ही रह लें प्लीज़। इस बात पर मैंने अनन्या की तरफ देखा था जिसकी आंखों में आंसू थे। शायद वह ये सोच रही होगी, काश उसकी बच्ची का बाप जिंदा होता तो उसे किसी और से उम्मीद लगाने की ज़रूरत ना पड़ती। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद अनन्या के आगे शादी की पेशकश रख दी, क्योंकि वह और हम दोनों एक ही जैसे थे जिन्हें एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत थी। उसने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए मेरा ऑफ़र स्वीकार कर लिया और फिर हमारी खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत हुई। बहुत ही सादगी से मैंने अनन्या से शादी कर ली। सुहाग रात को जब मैं अपने कमरे में गया और अनन्या का घूंघट उठाने लगा तो मैंने बहुत ही सादगी से अनन्या से कहा कि अनन्या, मेरे पास मुंह दिखाई में देने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस पर अनन्या ने मेरे हाथ थाम लिए और कहने लगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरी एक बात मान ले। मैंने कहा, बोलो अनन्या, तो तुम जो कहोगी मैं मानने को तैयार हूँ। अनन्या ने कहा कि मेरी भाभी की बच्ची जिसे मैं उस समय मजबूरी में छोड़कर आ गई थी, मैं उसे दोबारा से अपनाना चाहती हूँ, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत जुल्म करती होगी। सौतेलापन क्या होता है वह मैंने खुद सहा है और तुमने भी तो सहा है। अनन्या की बात मेरे दिल को लगी थी। मैंने उससे वादा किया कि हम उस बच्ची को ज़रूर लेकर आएंगे
और उसे एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। मेरी बात सुनकर अनन्या मुस्कुरा दी थी और मेरे कंधे पर उसने अपना सर टिका दिया था। मैंने भी अनन्या से वादा किया था कि अब आगे आने वाली ज़िंदगी हमारी खुशियों से भरी होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ ना दूँ। ये कहते हुए मैंने अनन्या को अपनी बाहों में भर लिया था। अगले ही दिन जाकर अनन्या के मामा के घर से हम अनन्या की भाभी की बेटी को ले आए थे। उसकी सौतेली माँ उस पर वाकई ही बहुत जुल्म करती थी। 7 साल की मासूम सी बच्ची मुरझाकर रह गई थी। अनन्या की ममता उसके लिए छलक पड़ी थी और उसने उसे अपनी गोद में भर लिया था। कानूनी तौर पर हमने पिंकी को अपना लिया था और अब हमारे परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैंने भी एक किराए की दुकान लेकर उसमें अपना सारा सामान भर लिया था और दुकान फिर से चलाने लगा था। और अगले ही साल भगवान ने हमारी खुशियों को 4 चांद लगा दिए जब अनन्या ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। भगवान ने इतना प्यारा सा परिवार दिया था कि भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना कम था। क्या मैंने अनन्या के साथ शादी करके सही किया या गलत? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।